नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम एक नई किताब को लेकर चर्चा करेंगे। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानीज मूल के अमेरिकन ऑथर और बिजनेसमैन हैं। इन्होंने बहुत सारा काम पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में किया है। हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस को लेकर इतने जागरूक या अनुशासित नहीं रहते जितना हमें होना चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि ना ही तो स्कूल और कॉलेज में हमें इसके बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही घर पर इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम काफी मेहनत करने के बाद भी लगातार आर्थिक तनाव में रहते हैं। मैंने पहली बार इस किताब को करीब 10-11 साल पहले पढ़ा था और उसके बाद मेरे जीवन में इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। The only regret I have is that I should have read it much earlier when it was published. इस किताब में फिस्कल लिटरेसी और फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बहुत जोर दिया है। कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जब अच्छे पढ़ा लिखा आदमी अच्छा करियर होने के बाद और अच्छी कमाई होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड रहता है, और इसके विपरीत जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहते हैं वो लगातार अपनी एसेट्स को बढ़ाते रहते हैं और कई सारे इनकम के सोर्सेस इकट्ठा कर लेते हैं। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये कि ये किताब रातों रात अमीर बनने का या रातों रात आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं बताती। ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएं और दूसरा अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते रहें, जैसे शेयर मार्केट के बारे में या प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में या इसी तरह की कोई और चीजें। अब हम चलते हैं इस किताब में समझाए गए कुछ की कॉन्सेप्ट्स और लेसन्स की तरफ। 4 चीजों को हमें समझना है: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब इनकम तो वो हो गई जो आपके घर में कमाई आती है, जिससे कैश आता है। ये आपकी मंथली सैलरी हो गई या और कोई आपके इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टीज है, वहां से रेंट आया तो वो आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया। एक्सपेंसेस वो सारी चीजें जहां पैसा जाता है, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, चाइल्ड केयर, स्कूल वगैरह वगैरह। एसेट और लायबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने लीक से थोड़ा हटकर बात कही है, और यही शायद इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। वो कहते हैं कि एसेट सिर्फ वो चीजें हैं जिनसे आपको आमदनी हो रही हो, जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट पर है और रेंटल इनकम वहां से आ रही है तो वो एक एसेट है। आपने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, वहां से डिविडेंड आ रहा है या उसके वैल्यू ऊपर चढ़ने के आसार हैं, तो वो एक इनकम का सोर्स है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कार। हम अक्सर उसको एसेट समझते हैं क्योंकि हमारी नजर में उसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन इस किताब के अनुसार कार एक लायबिलिटी है क्योंकि उसमें सिर्फ खर्चा होता है। उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा नीचे जाती रहती है, डिप्रिशिएट होती रहती है, और खर्चे उसमें हो गए फ्यूल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह वगैरह। तो उसको उन्होंने एज एन एसेट ट्रीट नहीं किया है। तो हालांकि अकाउंटिंग टर्म्स में कार एक एसेट है, लेकिन इस किताब के हिसाब से और अपने पर्सनल फिस्कल डिसिप्लिन के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। अब हम आते हैं इस किताब की सबसे बड़ी सीख पर, और वो ये है कि हमारी जो भी इनकम होती है उसमें से हम पहले एक हिस्सा निकालकर ऐसी जगह लगाएं जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स में लगे या आगे फ्यूचर में इनकम जनरेटिंग एसेट्स लेने में हेल्प करे। इस बात पर इस किताब में बहुत ज्यादा जोर दिया है कि कोई और खर्चा करने से पहले अपनी ग्रोसरी का या आपकी यूटिलिटीज के बिल्स का, उनसे पहले आपको एक हिस्सा निकालकर रखना है, चाहे कितना भी छोटा हो पर वो अलग रखना है। इस कॉन्सेप्ट के लिए इन्होंने एक एक्सप्रेशन यूज की है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, जिसको इन्होंने एक और किताब से बोरो किया है। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लैसन। ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा और आपके साथ किसी फ्यूचर के वीडियो में शेयर करूंगा। फाइनेंशियल लिटरेसी के उन्होंने 4 स्तंभ बताए हैं, 4 भाग बताए हैं। पहला, एक तो बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस के कैश फ्लो को आप मैनेज कर सकें। दूसरी बताई है इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, तो इसमें आ गई फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इस तरह की चीजें। तीसरी, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इन जनरल, कि आप डिमांड और सप्लाई को पहचान सकें, देख सकें। जैसे आजकल पोस्ट कोविड एरा में काफी सारी सर्विसेज और काफी सारी चीजें लोग होम डिलीवरी मंगाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ नई तरह की डिमांड्स आ गई हैं, तो उनको आप देख पाएं
हैं और उनसे रिलेटेड कुछ काम कर पाए। चौथी चीज है अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेस, इंडिविजुअल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ये जानना इसलिए जरूरी है कि फिर आप अपने सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट इस तरह से इंजीनियर कर सकते हो जिससे कि आपको टैक्स एडवांटेजेस मिले। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं या सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं और या कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी चीज अगर आप करना चाहें तो मुश्किल नहीं है। लेखक का तो यहां तक कहना है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये कठिन है या मेरा फील्ड नहीं है या मेरी समझ में नहीं आएगा तो यू आर जस्ट बीइंग लेजी। फाइनेंशियल मार्केट्स में एक कहावत जैसी है, रिच कीप गेटिंग रिचर, यानी अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, या फिर मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। वो कहावतें इसलिए हैं क्योंकि ये लोग अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो एसेट्स और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती हैं और इससे एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट पैदा होता है जिससे कि वो उनकी वेल्थ जो है वो बढ़ती जाती है। ये लोग कभी भी लग्जरीज में पैसा सिर्फ उसी इनकम से लगाते हैं जो उनके एक्स्ट्रा एसेट से आई है। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में रुकावटें बन जाती हैं। इनमें से पहली है फियर ऑफ लूजिंग, कि भाई आपने बड़ी मुश्किल से पैसे सेव किए और जब फिर आप उसको मान लीजिए किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें लॉस हो जाता है तो इस बात का डर, बहुत बड़ा डर रहता है और इस वजह से कई बार फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसको डील करने का एक ही तरीका है, वो ये कि आप सोच समझकर पूरी रिसर्च करने के बाद ही किसी चीज में इन्वेस्ट करें। बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो एक गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप पूरी तरह से उसको समझें, पढ़ाई लिखाई करें उसके बारे में और उसके बाद इन्वेस्ट करें। राह का दूसरा रोड़ा है सिनिसिज्म, एक नकारात्मक सोच। वो अपने अंदर भी हो सकती है या फिर कई बार और लोग आपको कन्विंस कर देते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक रास्ता नहीं है। तीसरी रुकावट है लेजीनेस, क्योंकि आपको कुछ नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे वो सब काम करने के लिए तो फिर आप उस डायरेक्शन में नहीं चल सकते। चौथी है किसी भी तरह की बुरी आदतें। इसमें से फिजिकल बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं या वैसे नॉर्मल लाइफ की बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं। फिजिकल बैड हैबिट्स का एक एग्जांपल है कि आप एसेट के लिए पैसा बचाने से पहले आप लग्जरीज पे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इस किताब के अनुसार उसको एक फिजिकल बैड हैबिट बताया है। दूसरी हैबिट्स के ऊपर मैंने एक सीरीज की थी स्टीफन कोवे की बुक के ऊपर, आप उसे देखिए। उसमें बहुत सारे अच्छे हैबिट्स बताए हैं हाईली इफेक्टिव पीपल के लिए। एक आखिरी रुकावट और इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब यहाँ ये है कि जब हम या तो ये सोचते हैं कि भाई हमें सब कुछ मालूम है और हम फिर वो एफर्ट नहीं डालते सीखने के लिए जो कि जरूरी है, या फिर हम इग्नोर कर देते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो बहुत ऑब्वियस हैं। तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। लेखक ने दो तरह की इनकम का जिक्र किया है। पहली तो अर्नड इनकम, ये वो रेगुलर इनकम है जो आपके कामकाज करने से आती है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपका टाइम लगता है रोजाना। दूसरी इनकम है पैसिव इनकम, जो उन एसेट से आती है जो आपने क्रिएट किए हैं जिनमें आपको रोजाना टाइम नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि आपने कोई शेयर खरीद लिए हैं और उनका डिविडेंड आता है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है उसका रेंटल आता है, वगैरह वगैरह। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें अपनी अर्नड इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना है और इस तरह का एक पोर्टफोलियो बनाना है जिससे कि कई सारी इनकम की स्ट्रीम्स बन जाएं। और अंत में लेखक ने ये कहा है कि हम में से अधिकतर लोग फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए जिस अनुशासन की जरूरत होती है और जिस मेहनत की जरूरत होती है वो करने के लिए तैयार नहीं रहते। परंतु मुझे विश्वास है कि आप इस किताब की कुछ सीखों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करेंगे। इसी विचार के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में एक और किताब लेकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।